हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि हमें पता है, अकॉर्डिंग टू न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न हमारे क्वेश्चन पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। अभी केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये आप लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी इंग्लिश जैसा नहीं होता है कि अनसीन पैराग्राफ या फिर सीन पैराग्राफ जैसे नहीं होता है। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न हमें पता है कि केमिस्ट्री एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको केमिस्ट्री से रहेगा, एक बायोलॉजी से रहेगा और साथ में एक फिजिक्स से भी रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। अब केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर एक मैंने दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंटेन 5 सब पार्ट्स ईच। मतलब ये बताया गया है कि इसमें आज तो हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही स्टडी करने वाले हैं, बट और भी पार्ट्स होंगे इसके। अगर आपको और भी लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपको या तो वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी या फिर मैं उसके आपकी पीडीएफ लिंक जो है मैं आपको दे दूंगी ताकि आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चंस दिए गए। देखो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन में से आपको एनी 4 करना है, एनी 4 करना है और जो 4 फर्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे उन्हीं को इवैल्यूएट किया जाएगा। 5th क्वेश्चन को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सीक्वेंस इसमें दिया है वैसे ही क्वेश्चन आपको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ रीड करते हैं और साथ में समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। तो अब देखो सबसे पहले क्या बोला है, अ केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ ए सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब भी हम किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें केमिकल चेंज शो करते हैं उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? वर्ड इक्वेशन जो हमें बताता है कि शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। उन्होंने कहा कि एक वर्ड इक्वेशन वो होता है कि जैसे अगर हमने लिख लिया कि भाई ऑक्सीजन जो है, हमने लिख लिया ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में और ये बनाएगा वाटर। तो ये क्या हुआ, एक वर्ड इक्वेशन हुआ जो कि बताता है कि रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में और उनके बीच में एक एरो भी प्लेस्ड रहता है। द सब्सटेंस विच रिएक्ट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो सब्सटेंस को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और इन दोनों में देखो एक एरो भी रहता है जो ये बताता है कि ये जो हमारा जो रिएक्शन हो रहा है ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो कोई भी केमिकल इक्वेशन जो रहता है तो उनके क्या करना पड़ता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन दी रिएक्टेंट साइड that should equal to number of product on the product side. number of atoms on the product से भी इक्वल होना चाहिए और अगर ऐसा इक्वल होता है तो उसे कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड्स। मतलब उनका कहना है कि मास सेम नहीं होगा दोनों साइड पे। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और यही लिया हमने, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O2, हाइड्रोजन का क्या होता है H2। जब आप इसको इस तरीके से लिखते हो तो ये बन जाएगा H2O। अब देखो क्या ऑक्सीजन का मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम है क्या? नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे इस सिचुएशन में ये हमारा जो वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है और ये करेक्ट हो सकता है। इसमें क्या है, दोनों साइड पे तो सेम नहीं होता है। अब आते हैं हम स्केलेटल इक्वेशन। अब स्केलेटल इक्वेशन मतलब क्या होता है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मतलब क्या होता है? अनबैलेंस्ड। जैसे कि ये इक्वेशन है, देखो इसमें O के 2 एटम्स दिए हैं, यहाँ पर एक ही एटम है, मतलब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और जो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहता है उसमें मास दोनों तरफ सेम नहीं हो सकता। मतलब ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन तो मास सेम ही होगा, बट यहाँ पर हमसे क्या बोला, मास इज नॉट सेम, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, बोथ ए एंड बी। अब देखो अब बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, मिस्टेक ये करते हैं कि अब आपने देखा कि भाई वर्ड इक्वेशन करेक्ट है, स्केलेटर तो इन दोनों पे टिक लगा देते हैं और लास्ट वाला छोड़ ही देते हैं, जबकि लास्ट वाले ऑप्शन में क्या बोला है,
बोथ ए एंड बी, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्लियरली मेंशन करेंगे हम कि हमारा आंसर क्या है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, हम कहेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो अभी हम इन दोनों को ना देते हुए हम कहेंगे कि ये जो ऑप्शन डी जो है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो, द वर्ड एक्वस रिप्रेजेंट डैश इन अ केमिकल रिएक्शन। अब सबसे पहले तो हमें एक्वस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्वस वर्ड क्या होता है। एक्वस वर्ड होता है कि जहां पर वाटर क्या होता है, वाटर एज अ सॉल्वेंट। क्या होता है, वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड है मतलब वो सॉल्यूशन की बात हो रही है। देखो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो यहाँ पर दिया है, उसके बेसिस पे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें से देखो सॉल्यूशन मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर जो करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन वो होगा सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। तो इसी बेसिस पे मैं यहाँ पर इसका भी आंसर लिख सकती हूँ। आंसर फॉर सेकेंड वन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है हमसे बोला गया है कि अमंग द फॉलोइंग करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब हुआ कि दोनों तरफ जो है सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तो जो पहले थोड़ा सा इजी दिख रहे हैं वो देख लेते। देखो यहाँ पर N2 दिया गया है, N2, और यहाँ पर N है मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर N2 दिया है और यहाँ एक N है मतलब ये भी बैलेंस्ड नहीं है। सभी एटम्स बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, Zn और यहाँ पर Zn, अच्छा ये बैलेंस्ड है। फिर यहाँ पर एक H है, यहाँ H2 है मतलब ये भी बैलेंस्ड नहीं है। अब चेक करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe है मतलब Fe तो बैलेंस्ड है। अब देखते हैं 4 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन जो हमें नंबर आगे लिखा रहता है वही उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 इंटू O, तो ये कितना हो गया O4 मतलब 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो होगा ऑप्शन ए। तो हमने यहाँ लिख लेंगे करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए। ये कौन सा आ गया हमारा करेक्ट आंसर, इसका भी ऑप्शन ए आ गया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वैसे तो हमें पूरे 5 में से 4 ही सॉल्व करने थे, बट मैं आपको पूरे 5 जो है वो समझाऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन इसमें से कौन सी चीज हमें बताता है या नहीं बताता है वो हमें बताना है। It fails to provide the information regarding actual concentration of the reactants taken and the products formed in a chemical reaction। अब देखो ये अगर एक कोई केमिकल इक्वेशन है तो इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन तो हम बताते ही नहीं है। ठीक है, मतलब हाँ सही है, ये भी क्या है, ये कोई किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बताता, तो इसने बोला ही है कि भाई इट फेल्स, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। फिर देखते हैं टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए केमिकल चेंज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द केमिकल इक्वेशन। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हमें दिख रहा है, इस केमिकल इक्वेशन में टाइम टेकन जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, और वाकई में इसमें मेंशन नहीं किया गया, तो हमने कहा कि यस ये भी क्या है, उसका लिमिटेशन हो सकता है। फिर देखो इट डज नॉट टेल वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। सिंपली किसी और ने कुछ और भी रिएक्शन लिख दिया तो उसको पता ही वो नहीं बताता कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल हो सकती है, मतलब पॉसिबल भी है या नहीं है, तो मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन कह दिया ऑल द अबव, मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट तो है, तो हम ये कहेंगे करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन डी। तो हम यहाँ लिख लेंगे आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक हमें रिएक्शन दी गई है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, H2 plus Cl2 gives 2HCl, H2 plus O2 gives 2H2O। अब हमसे क्या बोला गया कि विच ऑप्शन आइडेंटिफाइज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा राइट हैंड साइड रहता है उसमें प्रोडक्ट्स रहते हैं। ठीक है, ये तो पैराग्राफ में ही दिया है हमें,
राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास में क्या रहते हैं, रिएक्टेंट्स रहते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये देखो, ये जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखो ये है हमारे कौन से साइड पे, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे ये है मतलब प्रोडक्ट यही है, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या होंगे, सभी रिएक्टेंट्स होंगे। तो चलिए अब हम प्रॉपर ऑप्शन जो है चूज कर लेते। यहाँ पर देखो मुझे ये एक ऑप्शन दिख रहा है, जो ऑप्शन सी जो है, जिसमें H2Cl2 2H2O2 और ये ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसीलिए हम कहेंगे आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप्स के कुछ और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग फ्यू मोर वीडियोस बेस्ड ऑन दिस विथ डिफरेंट टॉपिक। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड